session number 2, which is about the communication barriers and their impact on learning. तो इस सेशन के अंदर हम जेनेरिक चीज़ें भी देखेंगे और स्पेशली जो क्लास का इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है, कुछ सर्वेज हमने किए हैं लोकली, वो हम डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें जो है वो साथ साथ इस तरह से चलती जाएंगी। इस सेशन के अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है और कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो हैं क्या, और फिर एक चीज़ जिसे हम कम्युनिकेशन का कम समझते हैं जी, वो पार्ट है, दैट इज़ लिसनिंग स्किल्स। सो आम तौर पे ये एक मिसपरसेप्शन है कि कम्युनिकेशन का मतलब है सिर्फ बोलना। सो लूप जो है वो कंप्लीट ही तब होता है जब सुनने के स्किल्स भी हों। तो आज हमने एक स्पेशल इसके ऊपर 10 मिनट का एक सेशन अलहदा से हम करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि हम करेंगे कि कितने अच्छे हम सुनने के स्किल्स कितने हैं हमारे। और इट इज़ सैड कि जो बंदा सुन रहा होता है, जिसको सुना जा रहा होता है, जो फीलिंग्स उसकी आ रही होती हैं, वो बीइंग लिसनिंग मीन बीइंग लाउड, यानी आप किसी को सुन रहे हैं इसका मतलब है आप उसको मोहब्बत कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही जो माइंड है दोनों को सेम परसीव करता है। तो इसलिए लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगले बंदे को कितना सुन रहे हैं। और फिर एट दी एंड हम देखेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं क्लासरूम के भी और जेनेरिक भी, ओवरऑल जो हम सोशल एस्पेक्ट्स में किस तरह से कम कर सकते हैं या उनका इम्पैक्ट किस तरह से कम किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली चीज़ बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन का लूप है क्या, कम्युनिकेशन कहते किसे हैं और पूरे का पूरा प्रोसेस क्या है। सो कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, स्पोकन की हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये राइटिंग की भी हो सकती है और अदर स्टाइल्स की भी हो सकती है। तो इसमें ऐसा है कि एक सेंडर है, बिल्कुल जिस तरह से मैं अब बोल रहा हूँ, और एक रिसीवर है। और सेंडर के पास कुछ जो भी उसके ज़हन में आइडिया है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो वो बताना चाह रहा है, रिसीवर को आइडिया शेयर करना चाह रहा है, और कोई ना कोई लैंग्वेज भी यूज़ करेगा, उसको कोड करेगा, और फिर चैनल यूज़ करते हुए वो रिसीवर के पास आएगी इंफॉर्मेशन, और रिसीवर इसको डीकोड करेगा, और फिर यानी सुनने के बाद उसको डीकोड करने के बाद वो कंफर्म भी करेगा। तो फिर जाके ये कंप्लीट होता है पूरे का पूरा जो कम्युनिकेशन का लूप है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया एंड दैट्स इट, फिनिश, कम्युनिकेशन इज डन। नो, ऐसा नहीं है। पूरे का पूरा 3-4 चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। यानी इन अ नटशेल वी कैन से सबसे पहले एनकोडिंग का प्रोसेस है, यानी जो भी नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन या थॉट्स हम आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, उसकी एनकोडिंग का प्रोसेस है। उसके अंदर वर्ड्स की सिलेक्शन है, हम राइटिंग में कर रहे हैं, हम स्पीकिंग में कर रहे हैं, हम वैसे जेस्चर्स दे रहे हैं, जितनी भी तरह की लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी है। सो एनकोड होगा वो मैसेज, और फिर डीकोड होगा रिसीवर के एंड के ऊपर, और रिसीवर के एंड के ऊपर उसके मीनिंग और इंटेंट, यानी दोनों चीज़, इंटेंट एंड कंटेंट, ये दोनों का समझना बड़ा ज़रूरी है। सो ये डिकोड कौन कर रहा है, जो रिसीविंग एंड पे है। फिर जाके ये कम्युनिकेशन का जो है वो प्रोसेस हम कह सकते हैं जी वो कंप्लीट हुआ। नो अब हम जा रहे हैं जी ग्रेजुएट्स के साथ इसका क्या लिंक है। जब हमने कुछ सर्वेज करवाते रहते हैं हम सर्वेज, ग्रेजुएटिंग जो सर्वेज हैं उसके अंदर हमें पता चला कि कम्युनिकेशन इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो अभी आपने जो चीज़ें देखी उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो जीपीए था, यानी जब हमारे पास कंपनियां आई तो उनसे हमने पूछा कि जनाब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको देखते हुए आप जॉब जो है वो दे देते हैं। तो उसके अंदर कम्युनिकेशन जो थी वो सबसे पहले नंबर पे थी, यानी आउट ऑफ 5
ये सर्वे ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है। सो आउट ऑफ 5 4.69% जो इसके मार्क्स आए कि जी कम्युनिकेशन को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और आप देख रहे हैं कि जीपीए जो है वो कहीं जाके उसकी प्रायोरिटी 17th नंबर पे है कि ठीक है टेक्निकल नॉलेज बड़ा अच्छा बच्चे का, लेकिन क्या वो बोल सकता है, क्या जो वो कहना चाह रहा है वो आगे चीज़ें उसी तरह से पहुंचा सकता है, उसकी एबिलिटी है या नहीं है। बोथ यानी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बोलने वाली भी और लिखने वाली भी थ्रू वर्ड्स। सो बाकी चीज़ें बाद में। फिर इसी तरह से एक लोकल हमने भी सर्वे करवाया और उसके अंदर 10 चीज़ें हमने रखी कि आप ज़रा टिक करें कि 10 ये जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें आप कौन सी चीज़ देखते हैं। तो उसमें भी यानी कम्युनिकेशन ही टॉप पे थी कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन। और फिर इसको हमने अपने करिकुलम के अंदर हम लेके आए और करिकुलम को उस हिसाब से रखा, जैसे प्रेजेंटेशन ज़्यादा कर दी और बच्चों को ये मौका मिले कि वो कम्युनिकेट करें किसी तरह से, बोलना भी और लिखने वाली जो असाइनमेंट्स हैं वो भी। सो दोनों चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो कम्युनिकेशन इन अ नटशेल, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स का जो हम समझते हैं जो मास्टर एट्रीब्यूट है वो कम्युनिकेशन, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो इसी तरह से लर्निंग आउटकम्स जब हम बना रहे होते हैं और लर्निंग जो आउटकम्स हैं डोमेन्स के अंदर, तीनों डोमेन्स के अंदर, यानी वो हमें पता है कॉग्निटिव डोमेन है और अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन। तो ये आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वगैरह जो है वो देख ली होगी। सो जो सोचने की और समझने की सलाहियत है या जो ग्रूमिंग है वो एट द एंड वो कम्युनिकेशन से ही सामने आती है कि कम्युनिकेट होगा तो ये वाली जो डोमेन है उसके अंदर बच्चा ग्रूम करेगा। इसी तरह से उसका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड की ग्रूमिंग है कि किस तरह से चीज़ों को लेना है। तो एक है किस तरह से सोचना है और दूसरा है किस तरह से बिहेवियरल जिसको हम कहते हैं जी तरबियत उसकी, तो ये किस तरह से करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अगेन कम्युनिकेशन से हमें पता चलती हैं। सो बॉडी लैंग्वेज भी उसमें आ जाती है और उसकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं दोनों। और इसी तरह से साइकोमोटर स्किल्स जो हैं इसके अंदर भी कम्युनिकेशन है कि किस तरह से जब बच्चे ने टूल्स को हैंडल करना है या कोई चीज़ परफॉर्म करनी है। सो इन अ नटशेल वी कैन से कि जो लर्निंग आउटकम्स हम लिख रहे होते हैं बच्चों के लिए कि जी एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू डू सच एंड सच थिंग्स, तो वो जो एबिलिटीज़ हैं बेसिकली वो थ्रू कम्युनिकेशन ही आएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम क्लास में कर रहे होते हैं यानी लेक्चर चल रहा है तो उसका मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं तो इसका मतलब लूप एक क्लोज कर रहे हैं हम। तो कम्युनिकेशन जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देर आर मैनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ हमने इधर कॉपी किए हैं लिटरेचर से, इसके अलावा और भी आपको नज़र आ सकते हैं कितनी तरह के हैं, लेकिन हमने कुछ क्लासरूम सेटिंग के इसमें रखी हैं चीज़ें और कुछ जेनेरिक रखी हैं। तो क्लासरूम सेटिंग में जो कम्युनिकेशन का मोड है वो सबसे बेसिक मोड जो है उसको हम कहते हैं डायडैक्टिक मेथड। सो डायडैक्टिक मेथड वो यही है कि वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, यानी टीचर जो है ही सेज ऑन द स्टेज और वो एक्सपर्ट भी है। जैसे एक चीज़ बार बार हम पढ़ा के एक्सपर्ट हो जाते हैं, टीचर एक्सपर्ट हो जाता है। तो फिर क्या या लेक्चर चल रहे हैं तो हम बोलते जा रहे हैं और वो वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें बच्चे चुप करके सुन रहे हैं लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट उस डिस्कशन में नहीं कर रहे, क्वेश्चन वगैरह उस तरह से वो नहीं पूछ रहे। तो इसको हम कहते हैं जी डायडैक्टिक मेथड है। ये टीचिंग के स्टाइल्स हैं बेसिकली और ये कम्युनिकेशन का भी स्टाइल है कि हम वन वे कम्युनिकेशन चाह रही है। ऐसे ही जिस तरह रेडियो बोल रहा है, रेडियो से चीज़ें चल रही हैं, टीवी से चीज़ें चल रही हैं, तो वन वे है, कोई नहीं बस बोलता जा रहा है प्रेजेंटर एंड दैट्स इट। उसको कुछ हम फीडबैक वो जो लूप है फीडबैक वाला वो टूटा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जो क्वेश्चनिंग के मेथड है वो है सोक्रेटिक मेथड। सो जिसमें बच्चे जो हैं
उनको पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि वो क्वेश्चन एंड आंसर का हिस्सा बने। और क्वेश्चन पूछे, जिस तरह सोक्रेटीज़ ने कहा था कि जी मेरा काम ये नहीं है कि नॉलेज मैं आपको बताऊं, हो सकता है मेरे पास नॉलेज उतना ना हो, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं क्वेश्चंस को उठाऊं, तो जो सवालात हैं वो उठाऊं ताकि आपको चीज़ों को समझ आए। तो वो टू वे कम्युनिकेशन से ही आ सकती है। तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट अगर इस तरह से हो जाए कि जी टू वे कम्युनिकेशन जो है वो चल रही है, ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो आया और बस वन वे शुरू हो गया, नहीं, वो अपने स्टूडेंट से कंसल्ट कर रहा है, या हमने को क्लास का ऐसा सेट बना दिया जिसमें टीचर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स जो है वो पीयर जिस तरह से आपस में मिल के कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहा है, कोई आपस में बातचीत के बाद उन्होंने कुछ चीज़ कंक्लूड करके सामने आएंगे, या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन या सोक्रेटिक मेथड। और एक्टिव पार्टिसिपेशन में इस तरह हम कहते हैं जी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए ये मेथड जो है वो बड़ा कारगर है। इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी पॉपुलर टाइप के थ्रू वर्ड्स जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे वो रिटन हो या मतलब स्पोकन हो। और ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो आम तौर पे ज़्यादातर वो इसी मोड से ही हो रही होती है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं जी खामोशी की भी एक ज़ुबान है, और उससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो अपने बॉडीली जो मूवमेंट्स हैं हमारी, वो सारी की सारी नॉन वर्बल में आ जाती हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मोड है। इसको हम सेपरेट अगली स्लाइड के अंदर दोबारा देखते हैं कि जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सेटिंग्स है, जिस तरह क्लासरूम के अंदर हमें पता है कि टीचर जो है वो उसको चाहिए कि वो फॉर्मल ही रहे। जैसे उसकी वजह ये है कि बच्चे समटाइम्स जो टीचर बता रहा होता है उसको समझ रहे होते हैं कि जी ये पॉलिसी शायद यही है, तो हम तो समटाइम्स इनफॉर्मली ऐसे ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों का हमें भी नहीं पता होता, लेकिन बच्चे बाद में कहते हैं कि जी टीचर ने ये इस तरह से हमें कहा था। या हमने अपने बॉसेस से बात करनी हो तो वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल से जाती हैं चीज़ें, एक वही जो चैनल डिफाइंड चैनल से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, और बड़े हिसाब से वर्ड्स हम देखते हैं कि जी इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। छोटा सा एक लेटर लिखना हो तो हमें पता है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है, सो वो टाइम तो ज़ाहिर बात है उस पर लगेगा, क्योंकि उसके कोई ना कोई रिपरकशंस भी होंगे। तो इसलिए फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो बड़े देखभाल के और बड़ा टाइम लगता है। ऑन दी अदर हैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो बस जिस तरह से अभी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें कोई डेकोरम वगैरह टिकेट्स वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता, और बस हम कम्युनिकेट कर देते हैं, और समटाइम्स मिस कम्युनिकेट भी हो रहा होता है उससे। कुछ मैं जो बात कर रहा होता हूँ उसका एक ख़ास मतलब लिया जा रहा होता है किसी सेक्शन में, और किसी दूसरे सेक्शन में उसका कुछ ख़ास और मतलब लिया जा रहा होता है। सो वो जिस तरह से वो बंदों पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से लिया। फिर उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो आ जाती है। विजुअल कम्युनिकेशन एज द नेम इज सजेस्टिंग, जिसमें चीज़ें जो हैं वो बोलने की बजाय दिखने से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे हम कहते हैं जी वन पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो बेसिकली पिक्टोग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, तो एक या पिक्चर्स हैं पुरानी, तो जिस तरह से हम स्लाइड्स में चीज़ें बच्चों को दिखाते हैं और वो पिक्चर्स वगैरह, तो वो कई चीज़ें जो हैं वो हम बता उस तरह से नहीं सकते, लिहाजा हमें दिखानी पड़ती हैं, और ख़ुद भी हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पिक्चर्स दे रही होती है ख़ुद से। तो वो बोल तो नहीं रही होती, लेकिन हम खुद से चीज़ें जो है वो डिड्यूस कर रहे होते हैं। फिर लास्ट हमने जो इधर कॉपी किया दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन। सो टेली कम्युनिकेशन से मुराद यही है कि दूर से, जैसे टेली हमें पता है कि दूर से जब हम कम्युनिकेट व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग एट अ डिस्टेंस। सो अभी इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ गए हैं, तो उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन है उसको आमतौर पे हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो इधर से मैं बोल रहा हूँ और वो
कंप्यूटर जो है वो कोड करके तो वायर्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो आप तक पहुंच रही है और इधर से स्पीकर से डिकोड होकर चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन है। इसी तरह से बाकी जितने भी हमें पता है कि टीवी रेडियो वगैरह सारी टेलीकम्युनिकेशन है। नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस तरह से अभी हमने देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, कुछ हमने इधर कॉपी किए हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो हमने इम्पॉर्टेंट समझी हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं जी कौन सी हैं। सो बॉडी कॉन्टैक्ट जो है उसमें हमें पता है कि जब कोई बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम थपकी देते हैं, और सोशल हमें पता है सेटअप में सलाम का क्या मतलब है, मिलने का क्या मतलब है, सर के ऊपर जब हम हाथ रखते हैं उसका क्या मतलब है। तो ये बॉडी कॉन्टैक्ट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट जेस्चर जो हैं वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वो इतनी ज़्यादा आदत बन चुकी होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते तब तक। जैसे किसी कई कल्चर में वैसे ही गलत समझा जाता है, जैसे हमारे कल्चर में अभी कोविड चल रहा है और जब तक हम सलाम ना लें तो वो दिल तसल्ली नहीं होती, मतलब वो आदत इतनी पक्की हो जाती है कि शायद वो फीलिंग्स जो अंदर वाली फीलिंग्स है जब तक हम मिलते नहीं हैं वो आगे पहुंचती नहीं है। तो बॉडी कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो होते हैं। तो फिर इसके अलावा ऑल्फैक्टिक्स जो दूसरी टाइप हमने इधर कॉपी की है दैट इज़ ऑल्फैक्टिक्स। तो ऑल्फैक्टिक्स से मुराद यही है कि सेंस ऑफ स्मेल जो है वो कैसी है। तो जब हम ऑर्डर्स या कुछ सेंट वगैरह यूज़ कर रहे होते तो उसका भी ख़ास जो है वो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे ऑफिस के अंदर या वर्क प्लेस में स्मेली अगर वर्क प्लेस है या ऑफिस हमारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है तो वो एक अभी कम्युनिकेशन का फॉर्मल तरीका या स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही जो है वो एक ज़हन बन रहा होता है, जो बंदा आ रहा होता है कि जी ये ऑफिस कैसा है, ये बंदा कैसा है, अगर हमने अच्छा सेंस यूज़ किया। फिर हमारी फिजिकल अपीयरेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल अपीयरेंस में चीज़ें जो सामने नज़र आ रही होती हैं, यानी फेस हमारा और अडॉर्नमेंट कुछ चीज़ें हमने पहनी हुई हैं, इसका ख़ास मतलब होता है यानी हमारे कल्चर के अंदर लड़के जो हैं हम नहीं बुंदे नहीं पहनते, कानों में नहीं पहनते, लेकिन वेस्ट में ये बड़ा आम है। तो इधर उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट लिया जाता है और बाहर बिल्कुल डिफरेंट। तो कल्चर की चीज़ें भी हैं इसमें। बालियाँ आम पहनी जाती हैं बाहर, मेल और फीमेल में कोई ऐसी नहीं है चीज़, लेकिन इधर हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। फिर ओवरऑल फिजिक है, ड्रेस हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर हेयर, जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, अभी कम्युनिकेशन वही फॉर्मल यानी वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और चीज़ें जो हैं वो परसेप्शंस बनना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल जब बच्चे हैं तो उनकी ग्रूमिंग के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और हमारी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं कि हमें खुद से भी पता हो। ज़ाहिर बात है इधर तक हम पहुंच गए हैं, पता है चीज़ें, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ें हमें उनको बतानी चाहिए क्लासरूम सेटअप के अंदर भी। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि जी ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमने सिर्फ अपनी जब ग्रूमिंग करनी है तो सोचना ही हमें नहीं आना चाहिए कि किस तरह से हाउ वी आर थिंकिंग। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम फेस धुला हुआ है, हमने क्या पहना हुआ है, एडॉर्नमेंट, और ओवरऑल फिजिक और बॉडी हमारी किस तरह से है। और जैसे वो बिल्कुल कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे कंधे उनके झुके हुए होते हैं, इस तरह से बैठे होते हैं, तो वो हमें पता चल रहा होता है कि एनर्जी लेवल बहुत डाउन है और कोई पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो नहीं आती। इस तरह से ड्रेस और हेयर जो है वो भी इस तरह से फीलिंग जो है वो देता है। फिर विजुअल सेटिंग्स जो है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान जो विजुअल सेटिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी फोकस हमारा किस जगह पे, मैं बात आपसे कर रहा हूँ और देख मैं इधर कहीं और रहा हूँ, या मोबाइल आजकल हमारे पास पहुँच चुकी है ऐसी डिवाइस जिससे हमें पता चलता है जी कि बंदा देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, तो फोकस कहीं और है।
और बात कहीं और हो रही है। इसी तरह से ड्यूरेशन जो है वो कितनी लंबी हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टू दी पॉइंट हम बात कर रहे हैं और वी आर बीटिंग अबाउट द बुश, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं एंड दैट्स इट। ड्यूरेशन कितनी है, हम कितना बोल रहे हैं और अगला बंदा कितना बोल रहा है, इस तरह से डायरेक्शन हमारी और आई कांटेक्ट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांटेक्ट और डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी ऐसे ही है कि मैं कहीं और देखना शुरू कर दिया मैंने, आप खड़े हैं और मैंने जनाब अपना फेस टू फेस की बजाय मैंने एक साइड पे हो गया हूँ, उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम फेस टू फेस हैं तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आई कांटेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे कम्युनिकेशन के दौरान अगर आई कांटेक्ट कहीं आसमान पे है या ज़मीन पे है तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस उतना नहीं है और कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है, शायद मेकअप की जा रही हैं। इसलिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। सो लैंग्वेज से परे जो चीज़ें हैं बियॉन्ड दैट, सो वो क्या क्या है उसमें, जो चीज़, यानी एक चीज़ है कि हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और एक चीज़ है हम कैसे बोल रहे हैं, यानी हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग। सो पैरा लैंग्वेज इसी को कहते हैं कि जी हाउ वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी आर स्पीकिंग इज सेपरेट थिंग, यानी हमारे अल्फाज का चुनाव और अल्फाज के, फिर हम किस तरह से बोल रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टोन क्या है, जिस तरह हम कहते हैं कि जी अक्सर जो कम्युनिकेशन के दौरान जब हीट अप हो जाती हैं चीज़ें तो वो टोन के ऊपर ही होती हैं। किसी टोन कैसी थी इस बंदे की, सिंपैथेटिक टोन थी, यानी एक्सप्रेशन, बोलने के एक्सप्रेशन को हम टोन कह देते हैं। सो वो बोलने का इसका जो थी वो क्या थी, वो सिंपैथेटिक थी, वो एंग्री थी, वो लो टोन थी, वो हाई टोन थी। हमें पता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर टोन का मसला ना हो तो कम्युनिकेशन ज़बरदस्त है। टोन में समटाइम्स लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि जी इस बंदे ने जो है ना वो मुझे किस तरह से बोल रहा है। जैसे चले एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर किसी बच्चे से या आम क्वेश्चन पूछूं कि जी आप लाहौर गए थे, यानी लाहौर गए थे, सादा सी बात है, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यही कहूँ लाहौर गए थे तो इसका मतलब ये है कि समथिंग फिशी फी, कुछ कुछ है इसमें कि मुझे पता चल गया है। या मैं ये कहूँ लाहौर गए थे, इसका मतलब मैं लड़ रहा हूँ उसके भी, क्यों आप क्यों लाहौर क्यों गए थे। तो ये बेसिकली अल्फाज सेम ही होंगे और टेम्प जो टोन है वो डिफरेंट होने से बिल्कुल मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाता है। सो टोन का ख़ास जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से टेम्पो है कि किस पेस के ऊपर जो है वो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो नहीं है बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ और फिर जो है अगला बंदा इतना तो नहीं सुन सकता। टेम्पो हमारा क्या, समटाइम्स हम कहते हैं जी वो टेम्पो ब्रेक कर दिया है, कुछ ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्शन आ गई है कि वो जो टेम्पो बना होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं कि बैरियर्स ना आए, तो ताकि टेम्पो जो है वो बना जाए। फिर लाउडनेस है, क्लासरूम में भी हमें पता है जब शोर हो रहा था तो हम अपनी वॉइस का जो लाउड बोलना हमें पड़ता है चीज़ों को चुप कराने के लिए। सो लाउडनेस का एक ख़ास मतलब है, हमें पता है कल्चर, हर कल्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा यानी नुआंसेस हैं, डिफरेंस आता जाता है इन चीज़ों में। फिर पॉजेज जो है, बेसिकली पॉजेज जो हैं वो बोलने के अंदर बड़े ही ज़रूरी हैं। तो जब हम पॉज लेते हैं तो वो जो सुनने वाला है उसको जब अल्फाज नहीं मिल रहे होते तो कान जो है वो उधर लग जाते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिकेशन का मेथड है कि हम बोलते हुए पॉजेज लें, आहिस्ता आहिस्ता से सोच के बोलें और पॉज लें। जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो तकरीर जो कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो बड़े रुक रुक के बोल रहे होते हैं, बड़े आराम आराम से। सो उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है हमारी कम्युनिकेशन की। इसी तरह से किस टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं और हमारी पिच क्या है, यानी वॉइस जो है वो कितनी श्रिल है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के तो इनको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। लैंग्वेज एक लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं, बोल क्या रहे हैं और एक बोल कैसे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें ख़ास तौर पे इनका पता होना चाहिए। फिर फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कैसे हैं हमारे, हम वो जिस तरह हम कहते हैं जी नाक मुंह चढ़ा रहा है, या स्किन टोन इसकी कैसी थी, स्किन किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, या आईब्रोज को हम नीचे ऊपर कर रहे होते हैं या आई को हम रोल कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं इनके ख़ास मतलब हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ख़ास ख्याल रखनी चाहिए कि हम किस से बोल रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चों से या हम अपने बॉसेस से जब बोल रहे होते हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस का ख़ास तौर पे ख्याल जो है वो रखना चाहिए, रखते भी हैं हम, लेकिन ये कॉन्शियस लेवल के ऊपर इन चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर स्पेस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बोल रहे होते हैं तो कितनी स्पेस अगले बंदे को दे रहे होते हैं। ये बात हो रही है फिजिकल स्पेस की। एक तो आइडियलिस्टिक स्पेस है या इंटेलेक्चुअल स्पेस जिसको कहते हैं, मार्जिन रख के हम बात कर रहे होते हैं। एक है स्पेस, फिजिकल स्पेस जो है वो कितनी दे रहे हैं। एक पर्सनल एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब यूके में हम थे पीएचडी के दौरान तो इतनी चीज़ों का नहीं पता होता, तो कोई बात करते करते मैं बड़ा ही करीब आ गया तो जनाब वो गोरा इस तरह से चौंक के ना, उसने थोड़ी सी एक्टिंग भी की, तो ऐसे पीछे हो गया कि आप जनाब मेरी इंक्रोचमेंट आपने कर दी है। सो स्पेस का ख़ास ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए। फिर मुझे पता चल गया कि शायद मैं कुछ इस तरह से मसला हुआ कि मैं बड़ा ही करीब हूँ। सो डिस्टेंस और पोजीशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम के अंदर भी जब हम लेक्चर ले रहे हों तो कितनी स्पेस जो है वो बच्चों के दरमियान और हमारे दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, हम किधर खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं, कितनी स्पेस हम ले रहे हैं। तो समटाइम्स हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, हम कभी घूम के उधर जा रहे होते हैं, कभी घूम के उधर जा रहे होते हैं। समटाइम्स कईयों की आदत होती है कि जगह पे खड़े होने की, वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन ये कि स्पेस बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको मैनेज करना, इसका ख्याल जो है वो हमें रखना चाहिए। फिर काइनेसिक्स हैं, ओवरऑल जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो हमारा पोस्चर्स हैं, हमारे जेस्चर्स हैं, हैंड मूवमेंट्स हैं हमारी, और वो जो बॉडी का और जो तालमेल जिसको हम कह रहे होते हैं जी बोलने के साथ वो मैच कर रही है या नहीं कर रही, और इसी तरह से मूवमेंट्स हैं, फिजिकल मूवमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन का जो पहनावा है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पीछे कंटेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि चलें ज़्यादा हिस्सा जो है वो वर्बल का है, लेकिन जो इंटेंट है, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और ये ज़ाहिर बात है प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ों में हम स्ट्रांग होते हैं, कुछ चीज़ों में हम वीक होते हैं। तो कॉन्शियस लेवल के ऊपर जिन जिन चीज़ों पे हम वीक हैं, तो अगर हमने अपनी ग्रूमिंग करनी है या बच्चों की हम ग्रूमिंग कर रहे हैं तो उनको हमें बताना चाहिए कि जी ये चीज़ें जो आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिकेशन का मॉडल है, बड़ा पॉपुलर मॉडल है, इसको हम कहते हैं मेहराबियन प्रिंसिपल, मेहराबियन 73855 कम्युनिकेशन मॉडल। सो ये 73855 जो फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन चल रही होती है तो उसके अंदर 7% जो हैं वो लिटरल मीनिंग्स जो हैं वो होते हैं, ओनली 7%। सो वर्ड्स जो हैं दे काउंट फॉर 7% ऑफ द कम्युनिकेशन, जब बोल रहे होते हैं 7%। फिर टोन जो है हम कैसे बोल रहे हैं, दैट इज 38%, यानी हमारी टोन क्या थी 38%। एंड देन ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें जितनी भी अभी हमने पिछली स्लाइड्स पे देखी, दैट आर 55% ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इसको हम कहते हैं 73855 प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है या मॉडल जो है ये एम्पिरिकली फाइंड किया गया है, तो ऐसे गैस वर्क नहीं है।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमें पता हो कि जी हमारे वर्ड्स हैं दे अकाउंट, ये कम्युनिकेशन 1 to 1 फेस टू फेस जब हम बोलते होते हैं, राइटिंग वाली बात नहीं हो रही, सिर्फ फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन, उसके अंदर जो हम बोल रहे हैं 7%, यानी वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं 7%, फिर टोन क्या थी हमारी 38%, और बॉडी लैंग्वेज जो थी वो क्या थी 55%। समटाइम्स हम टोन गुस्से में भी हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो हम पता चल रहा होता है कि जी मजाक कर रहा है बंदा। तो इसी तरह से वर्ड्स समटाइम्स हमारे बड़े सादा से वर्ड्स होते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज या टोन ख़तरनाक हो तो सारे का सारा मैसेज बिल्कुल डिफरेंट जाता है। तो ये ओवरऑल जो है कम्युनिकेशन 100% किस तरह से करना है। नौ, जिस तरह से अभी हमने बात की कि कम्युनिकेशन जो है वो उसका लूप क्लोज होना है लिसनिंग के ज़रिए। सो मोस्ट फंडामेंटल जो चीज़ है वो लिसनिंग है, वो बोलने का। हमें पता है कि जब हम पूरी ज़िंदगी माशाल्लाह से एजुकेशन के साथ हमने गुजारनी है, सो बोलने में अच्छी वो प्रैक्टिस कर करके हम अच्छे स्पीकर बन चुके होते हैं, लेकिन सुनने में हम कैसे हैं वो बेसिकली चीज़ें जो हैं वो तो सारी उम्र ये साथ चलती है। सो लिसनिंग और जो हेयरिंग है उसमें ख़ास फ़र्क है। जैसे हमारे अभी हम बैठे हुए हैं, हार्ट जो है वो भी पंप कर रहा है, माइंड भी सोच रहा है, समझ लें लंग्स भी चल रहे हैं, इसी तरह से कान भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं। सो वो भी सुनते जा रहे हैं चीज़ें, इधर उधर से जो भी आवाज़ें आ रही हैं वो हम सुनते जा रहे हैं, तो वो हेयरिंग है। लेकिन लिसनिंग क्या है, हम कॉन्शियस डिसीजन लें कि ये मैसेज जो है इसको मैंने डिकोड करना है। सो इसको हम कहते हैं जी, इट इज़ नॉट, लिसनिंग इज़ नॉट दैट something just happens just like hearing. So it is an active process, it's a conscious decisions of ours कि मैंने अगले बंदे का मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जो सुन रहा हूँ। सो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, 10 मिनट्स जो हैं वो हम इसके लिए दे रहे हैं। एक ऑनलाइन ये एड्रेस है, ये मैं उधर चैट बॉक्स में भी इसको पेस्ट कर रहा हूँ। सो एक सेकंड दें मुझे ताकि मैं इसको पेस्ट कर दूँ। सर 14 पे जाकर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर 14 पे जाकर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो ओके नहीं हो रहा। 13 तक तो हो गए, 14 के बाद वो फिर प्रीवियस का ऑप्शन देता है। ये है कि कुछ हो सकता है बग हो, इसको दोबारा से कर लें। खास क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है बिल्कुल, और यानी हमारे स्किल्स जो हैं वो बड़े पुअर हैं। एंड आई होप कि 30 मार्क्स जो हैं वो बड़े ही कम बंदों के आते हैं। सो 30 मार्क्स वो अगर आपके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपनी सबसे पहले ग्रूमिंग करें, और यही अगर क्विज़ जो है वो हम बच्चों के लिए करें तो उनको भी ये चीज़ें जो हैं वो हम बताएं। फिर उसके बाद 49 तक अगर आपका स्कोर है तो आप मिडल में हैं, यानी लोग समझते हैं कि जी आप बात को सुनते हैं, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ रूम। आपको पता है कि हमेशा ही जो है वो रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। फिर अगर 50 से अबव हैं तो फिर जाके हमारी जो है वो लिसनिंग स्किल्स, दे आर गुड स्किल्स, उसको हम कहते हैं। सो पीपल दे फील दे आर एबल टू अप्रोच यू इफ दे नीड समवन टू लिसन टू देम, यानी सर एग्जैक्टली 50 है। आपका एग्जैक्टली 50 है। एग्जैक्ट 53 है मेरा स्कोर। चलें, ज़बरदस्त है। पीपल दे ट्रस्ट यू, यानी आप उनकी बात सुनेंगे, लोग ये समझते हैं कि जी ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात सुनता है,
तो अक्सर जो मैसेज है, कम्युनिकेशन है, वो ना सुनने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, बोलने की वजह से नहीं, ना सुनने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम। उसने बात ही नहीं सुनी मेरी, हम इधर बड़ी जबरदस्त चीजें कर रहे होते हैं, अगला बंदा सुन ही नहीं रहा होता। सो बोलने से भी मसाइल आते हैं, जिस तरह अभी हमने डिस्कस की कि अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, टोन क्या थी, वो भी चीजें काफी हैं। लेकिन सुनने के एंड पे सबसे ज्यादा मिसट्रस्ट जो है वो आता है। अब इसको भी हम एक और स्लाइड के अंदर दोबारा से देखेंगे कि जनाब ये बंदा सुन रहा है मेरी बात, इंटरप्शन तो नहीं कर रहा, क्वेश्चन के आंसर तो नहीं ये सोचना शुरू हो गया। सबसे बड़ी जो बात होती है कम्युनिकेशन के अंदर, आपने भी ये नोट किया होगा कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, बोल रहे होते हैं, तो अगले बंदे की बात समझने से पहले ही उसका आंसर हम तलाश कर रहे होते हैं। सो माइंड जो है ना हमारा, वो जरा वन स्टेप अहेड चला जाता है। बात आधी हम सुनते हैं, हम उसका जवाब तलाश करना शुरू कर देते हैं कि मैं, अच्छा इसने ये बोला है तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगा आगे से। सो बोलना जो है वो हम ज़्यादा शुरू कर दें, क्योंकि हम बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। और माइंड भी जो है बेसिकली उसकी ट्रेनिंग भी इसी तरह से ही है। और जो फिजियोलॉजिकल जो माइंड का मेकअप है वो भी बेसिकली ऐसा ही है कि माइंड जो है वो तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक 130 से 50 वर्ड्स तक जो है वो एक टाइम के ऊपर हम बोल सकते हैं। और माइंड 600 वर्ड्स जो है वो प्रोसेस कर सकता है, यानी 600 वॉइसेस जो है वो प्रोसेस कर सकता है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के अंदर फॉर एग्जांपल 150 वर्ड्स, तो इसका मतलब है 25% सिर्फ टाइम मैं आपके माइंड का ले रहा हूँ। बाकी 75% जो टाइम है वो माइंड इधर उधर कहीं और गुम हो जाता है। जैसे बाकी चीज़ें हमारी काम करती हैं ना, ऐसे ही माइंड ने भी उसी तरह से सोचते, जैसे ख्यालात हमारे आते ही जाते हैं, हमें पता है ऑटोमेटिकली। जैसे हमारा लंग्स है वो काम कर रहा है, जैसे हमारे बाकी वाइटल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे हम सोचें चाहे ना सोचें। इसी तरह से जो ब्रेन है वो भी एक्टिव रहता है, उसने भी सोचना ही सोचना है। अब बोलने के लिए वर्ड्स आ रहे हैं 150, सुनने की जो प्रोसेस करने की पावर है वो 600 है। तो बाकी इसका मतलब 25% माइंड इधर एक्टिव है, 75% कहीं और एक्टिव है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हेयरिंग 600 वर्ड्स ही हो रहे होंगे, लेकिन लिसनिंग जो है वो बड़ी कॉन्शियस डिसीजन है हमारा सुनने का। एंड व्हेन यू आर बीइंग लिसनड यू आर बीइंग लव्ड। सो सेम माइंड सेम इंटरप्रेट कर रहा होता है, वही वेव्स सुनने के, अगले बंदा जब सुन रहा होता है जो जो हम परसीव कर रहे हैं, और बिल्कुल लव की भी सेम वेव्स है। तो इसको इनफ सेड कि जनाब लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम ओवरलुक कर देते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का में मसाइल आते हैं। तो अभी स्लाइड मेरी दोबारा से शो होना शुरू हो गई होगी कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर। सो कौन से वो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं बेसिकली, जो कि जब हम बोल रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मैसेज जो है उसकी इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी वो इफ़ेक्टिवनेस रहती नहीं है, और या मैसेज ही लॉस हो जाता है कहीं दरमियान में। मैं कुछ और बोल रहा था, अगले बंदे ने कुछ और समझाया जी। तो वो अक्सर कन्फ्यूजन जो है वो यही चलती हैं कि जी मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा तो ये कहने का मतलब ये था। तो बेसिकली वो बैरियर कहाँ पे आया है जो कि हमें नीचे से नीचे ही ले गया, जो हमें ऊपर जो है वो नहीं चढ़ने दे रहा, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा जाते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। तो वो स्लाइड हमें यही थी कि जी जितनी भी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के पूरे लूप के अंदर, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो कोडर है, डिको मतलब जो सेंडर है, चाहे वो चैनल है, चाहे वो डिकोडर है, लिसनर है, और चाहे जो फीडबैक से टू वे जो हो रही है, तो ये सारे के सारे अगर जितनी भी चीज़ें हैं 5-7 जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसका मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। वो वर्ड्स की प्रॉब्लम है, वो चैनल की प्रॉब्लम है, बोलना किस तरह था, बोला मैं किस तरह से, वो आइडिया मेरे ज़हन में था आगे कुछ क्या है, वो रिसीवर ने पता नहीं किस तरह से परसीव किया है।
और वो जो लूप क्लोज होना था फीडबैक से वो ही नहीं क्लोज हुआ। तो ये सारे के सारे प्रोसेस में कहीं पे भी अगर हिंड्रेंस है तो उस हिंड्रेंस को हम कहते हैं जी ये कम्युनिकेशन बैरियर्स है। सो एनी कंडीशन और एस्पेक्ट दैट इंटरफियर्स और हिंडर विद द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन और थॉट्स, उसको हम कहते हैं जी ये कम्युनिकेशन बैरियर है। कोई भी ऑब्स्टेकल है रिसीवर और सेंडर के दरमियान में, कोई भी ऑब्स्टेकल है और वो पूरे का पूरा मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, जिसको हम नॉइस बोलते हैं, यानी 100% तो कभी भी चीज़ें आगे नहीं पहुंचती, नॉइस कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन वो कितना उसको कम से कम उसको मिटिगेशन किया जा सकता, कम से कम उसको किया जा सकता है। सो ये जितने भी बैरियर्स हैं इससे वो जो ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम हो जाती है, और ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग। जनाब हम बात कर रहे होते हैं तो अगर अभी मेरे जो बोलने के अंदर ही कोई इंटरनेट के मसले आ जाए तो ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन गई, सारी कम्युनिकेशन गई, आइडिया भी गया, कुछ चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं, कुछ रह रही हैं, या कहीं से कोई बोलना शुरू हो गया, बैकग्राउंड नॉइस इतना ज़्यादा आ रहा है तो वो उससे भी चीज़ें जो है वो पूरी की पूरी आगे ट्रांसलेट नहीं हो पाती। नो बैरियर्स जो हैं वो भी काफ़ी तरह के बैरियर्स हैं, कुछ हमने इधर जो है वो आज डिस्कशन के लिए रखे हैं, जैसे फिजियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड के साथ इनका लिंक है, अभी इनको एक एक करके हम देखते हैं। फिर मैसेज रिलेटेड जो हैं वो बैरियर्स हैं, और फिर फिजिकल बैरियर्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर जो डिपेंड कर रहे होते हैं, फिर सिमेंटिक बैरियर्स हैं, लैंग्वेज के अपने बैरियर्स हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसके अपने बैरियर्स हैं, और फिर जिस सोसाइटी के अंदर हम सोशो कल्चरल सेटअप के अंदर वो जो फैब्रिक के अंदर जिसमें हम पार्ट हैं उसमें हम रह रहे होते हैं उसके अपने कंपोजिशन के खुद से बैरियर्स हैं कि जी इकोनॉमिक हमारी कंपोजिशन क्या है या सोसाइटल स्टेटस हमारा क्या है। सो वो सारी चीज़ें मिल मिला के जो है वो हम सोशो कल्चर बैरियर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं वापस क्लासरूम सेटिंग्स के ऊपर भी, और ये वैसे क्लासरूम हमने कोशिश की है कि क्लासरूम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो जो है वो हम रखें इस सेशन के अंदर, किस तरह से हमने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है। तो हमने इसमें बाकायदा सर्वेज जो हैं ये उनके रिजल्ट्स भी हैं साथ साथ, क्योंकि वो जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है और एंड ऑफ ईयर सर्वेज इस तरह से जो है वो हम करवाते हैं, तो उनके रिजल्ट्स हैं जो कि आई थिंक हर जगह के ऊपर वैलिड हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सिमिलर होते हैं। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स हैं जिसका लिंक जो है वो बॉडी की कैपेसिटी से है। जैसे अगर मेरे टीचर के या हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेरा अगर हेडेक है, सो हेडेक में मैं आपसे अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर, ना वो आइडिया आ रहा है और ना ही मैं आगे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। फिर अगर पुअर आई साइट है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं, कई बच्चों की आई साइट बड़ी पुअर होती है, वो पीछे बैठे होते हैं, आगे ना स्लाइड्स में उनको पता चल रहा है ना वो वाइट बोर्ड जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो उनको चाहिए हमें स्पेशल देके कि जी आप जिनकी भी हैं जिन्होंने यूज़ करते हैं वो जी आगे बैठे। तो ये हम बता सकते हैं या बच्चों से पूछ सकते हैं, अभी बच्चों जिनको नज़र नहीं आ रहा है कुछ एंगल ऐसा बन रहा है तो वो हम सामने उनको लेके, कोई पर्सनल डिस्कम्फर्ट है, मुझे कोई इलनेस है या बच्चों को इलनेस है तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल मुतासर होगी। फिर टायर्डनेस, ये काफ़ी हमें भी देखने में आया, आपको भी, जनाब 12 बजे के बाद बच्चे जो हैं वो ज़रा टायर्ड होते हैं, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही। सो लॉन्ग आवर्स जब चलते हैं ना 4 बजे तक, तो 1-2 बजे बच्चे जो है वो टायर्डनेस का शिकार हो जाते, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी ओवरऑल लेक्चर में देखनी चाहिए कि किस तरह से हर एक की अपनी अपनी उसको ख़त्म करने के तरीके हैं। कई ज़रा एक्टिव कर देते हैं बच्चों को, तो वो हमें हर टीचर की अलग-अलग स्ट्रेटजी है। फिर हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ कई बच्चों की होती है, हम अस्यूम कर रहे होते हैं कि सबको सुनाई दे रहा है, कोई इकोसिस्टम क्लास का इस तरह से होता है, चीज़ें जा ही नहीं रही होती उस तरह से, हमें समटाइम्स जो है वो क्लास इतनी बड़ी होती है तो वो जनाब पंखे की आवाज़ आ रही होती है, कुछ इधर से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो बच्चों की खुद से हेयरिंग डिफ़िकल्टी होती है, तो उस पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये भी हमें एक दफ़ा ज़रूर पूछना चाहिए कि जी मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, किस तरह से आ रही है, और बच्चों को हम आगे बुला लें या कुछ एंगल उनका उस तरह से सेट कर दें। फिर ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है ये हमारे माइंड के साथ इसका लिंक है कि लिमिटेशन है माइंड की, एक टाइम के ऊपर वो जितना काम कर सकता है बस उतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो 4 फाइल्स अगर हमारे पास आ गई हैं
तो मैं फाइल के ऊपर भी साइन कर रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ हाँ हाँ मुझे समझ आ रही है, हालांकि समझ कोई नहीं आ रही होती। आधा मैसेज मैं समझता हूँ, आधा मैं उधर साइन पे या कोई और ही काम कर रहा हूँ। तो इतना काम है मेरे ऊपर, या मैं कहीं और पहुँच चुका होता हूँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से, इधर से बात आ रही है उधर से बात आ रही है, तो उसकी वजह से माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पहले करें क्या बाद में करें। तो ये चीज़ जो है वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये वो वाले बैरियर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे टीचर अगर एंग्री टीचर के पास बच्चे कभी भी जाके क्वेश्चन नहीं पूछते। सो एक बच्चे से हमने पूछा कि जनाब आप फ़लाँ टीचर जो है तो आप बताएं कि टीचर्स में क्या चीज़ें बुरी आपको लगती हैं या किस तरह से लेक्चर की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सकती है। उन्होंने कहा जी फ़लाँ टीचर जो है ना वो हर वक्त गुस्से में रहता है, तो उसकी क्लास में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो गुस्से में हो जाता है। सो जब गुस्से में आएगा तो हम किधर से उससे क्वेश्चन पूछेंगे? तो हम उस तरह से क्वेश्चन जनाब नहीं पूछ सकते। अगर हम गलत आंसर दे देते हैं तो फिर भी वो गुस्से में आ जाता है। तो जब गलत आंसर हमें अगर आंसर, ये एक बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त बात कही, उसने कहा कि अगर हमें आंसर्स का पता है तो हम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में क्या लेने आते हैं जी, हम इंस्टीट्यूट इसमें क्या लेने आते हैं अगर हमें आंसर्स का ही पता है। सो जब क्वेश्चंस पूछें बच्चे तो हम इरिटेट होने की बजाय, एंग्री होने की बजाय हमें चाहिए कि ख़ास टाइम जो है वो दे। तो ये बच्चों मोर देन वन यानी ओकेजन्स के ऊपर हमने देखा कि वो देख रहे हैं कि जी टीचर का बिहेवियर जो है वो एंग्री है, तो वो कहते हैं हम डर के ही रहते हैं, हम नहीं जाते इस टीचर के पास, तो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती। फिर अगर हम यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो एंक्शियस है किसी वजह से, यानी वो कोई घर के मामलात की वजह से या एंजाइटी है उनको, 4 असाइनमेंट्स हैं तो फिर भी उनका जहन कहीं और ही होगा। तो ये चीज़ें जो है ये ख़ास इनका ख्याल रखनी चाहिए। वेस्ट में तो इनका ख़ास ख्याल रखा जाता है, इधर हमारे साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं जो कि ये चीज़ों को देखें। कुछ यानी टीचर्स जो हैं हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन उतनी ज़्यादा वेटेज शायद हम नहीं देते। तो हमें चाहिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। फिर टीचर अगर फ्रस्ट्रेट हो जाए, वही जो मैंने अभी बात की है कि जनाब 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो कहता है तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, मैं आपको ये बता रहा हूँ तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, तो वो फ्रस्ट्रेट टीचर भी हो जाता है और स्टूडेंट तो चले क्या उसने होना है। तो फ्रस्ट्रेशन जब टीचर में आएगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती फिर, या ऐसे आम सादा लाइफ में भी हम चीज़ों को जब आधी आधी सुनते हैं तो या बार बार वही सुनते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये भी हमारी जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट बड़ा हो जाता है। किसी तरह से इसको हमने ओवरकम करना है। यस, ये हम ये नहीं कहते कि ये रियलिटी नहीं है, नो नो नो, दिस आर रियलिटीज़ और ये होती हैं, लेकिन उसको कम से कम किस तरह से किया जाए क्लासरूम सेटिंग में भी और जनरल लाइफ में भी। फिर डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पूरी क्लास के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक बात को किस तरह से परसीव किया जाता है। साइंटिफिक जितने भी क्लासेस हैं उसमें शायद ऐसा नहीं है, लेकिन जब और तरह की हम बात कर रहे होते हैं, कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर क्या है ख़ास मतलब उसका लिया जाता है। एक सेक्शन जो है वो उसका ख़ास मतलब लेगा। कुछ बच्चे जो हैं वो किसी मिडिल क्लास से हैं, कुछ हायर क्लास से, लोअर क्लास से, कुछ किसी इलाकों से हैं, किस कल्चर से हैं, तो उस हिसाब से एक डाइवर्सिटी। और वैसे भी अलाइनमेंट बच्चों की डिफरेंट होती है, कुछ चीज़ें बच्चों को क्या पसंद होता है, हमें कुछ पसंद है उनको कुछ। तो ये नहीं कहने का मकसद ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब और मकसद कोई ख़ास ही लिया जाता है और वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है जो उनके पीयर्स ले रहे होते हैं। उस वजह से भी जो मैं कह रहा था उसका मतलब कुछ और ले लिया गया, तो ये भी बैरियर्स हैं। फिर फिजिकल बैरियर्स जो हैं यानी ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, एम्बियंस कैसा है। जब हम बात कर रहे जैसे बैकग्राउंड नॉइस है, अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो। जैसे क्लासरूम सेटिंग में हमें पता है कोई साथ वाली क्लास में कोई ड्रिलिंग मशीन शुरू हो गई है तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज़ शुरू हो गई है जिसमें प्रॉब्लम है, कुछ नॉइस आना शुरू हो गया है, या अभी माइक अगर ऑन कर दें हम तो वो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस जो है वो शुरू हो जाता है, तो फिर लेक्चर या ये हम आपस में कम्युनिकेट
नहीं कर सकते। सो बैकग्राउंड नॉइज़ जो है बेसिकली वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है। फिर पुअर लाइटिंग जो है, ये आम तौर पे अगर हमारी क्लास में ऐसी सिचुएशन है कि बच्चों के पास सही तरह लाइटिंग ही नहीं है, हमने कुछ बल्ब नहीं लगाए हुए, लाइट पुअर लाइटिंग है किसी वजह से भी, तो फिर भी कम्युनिकेशन जो है वो क्लासरूम सेटिंग में नहीं होती। इसी तरह से अगर बहुत लार्ज वर्किंग स्पेस है, बड़ी बड़ी क्लासरूम्स हैं और टीचर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो बड़ी ह्यूज है, यानी 20 जो आम तौर पे समझा जाता है 20 से 25 जो है वो एक क्लास के अंदर होने चाहिए, और वही यानी पर स्टूडेंट यानी पर टीचर 20 से 25 स्टूडेंट होने चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जब तादाद हो जाती है तो फिर क्या होता है, उस तरह से एक बंदे को वो इंगेज नहीं कर पा रहा होता इतने पूरे के पूरे मजमे को, तो या इससे कम हो जाए, जैसे 5-6 अगर स्टूडेंट्स हैं तो फिर भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कांटेक्ट तो बढ़ सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके भी लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये क्या है कि इसकी जो ऑप्टिमल नंबर है वो 20 से 25 की रेंज दी जाती है कि जी 20 से 25 जो है वो स्टूडेंट होने चाहिए। हमें पता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉलेजेस में भी इधर यूनिवर्सिटीज़ में भी हम मतलब क्लास के अंदर 80-80 बच्चे होते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए कि जी ये इस वजह से कम्युनिकेशन में मसले मसाइल आएंगे, या हमारा जो इक्विपमेंट है समटाइम्स वो अगर आउटडेटेड है, कुछ चीज़ें लैग आ रहे हैं उनमें, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है, जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तान में जी 6 महीने गर्मी होती है और अगले 6 महीने सख्त गर्मी होती है। सो एसीज़ जो है अगर हम नहीं कर सकते तो ऐसा सिचुएशन ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा हॉट ना हो क्लासरूम, उसमें भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगे। समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो तो फिर भी जो है वो मसले आते हैं। फिर क्रॉस कल्चर जो है वो आम ज़िंदगी में हमें पता है कि एक फेडरेशन है कुछ, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस हैं वो हर जगह से बच्चे आ रहे होते हैं, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से, साउथ से, मिडल से, हर जगह से बच्चे आ रहे होते हैं और वो नुआंसेस हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनकी जो स्टाइल बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, उनके सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट, तो वो डाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से भी सम टाइम जो है वो मसले मसाइल आ जाते हैं। जिस तरह ये एक सादा सा एक जेस्चर है, आम तौर पे हम जब ये वाला 4 उंगलियां और एक अंगूठा जो है जब रखते हैं तो इसका हर कल्चर में अब डिफरेंट मतलब दिया जाता है। या हम हमारे कल्चर में अगर हमसे पूछें तो मैंने अक्सर पूछा है, वो कहते हैं इसका मतलब है जी 1 मिनट ज़रा मेरी बात सुने, या बी पेशेंट, बी एक्सपोन करें जी 1 मिनट। तो ये लेकर बाकी कल्चर जो हैं उनमें, यानी इटालियन कल्चर जो है उसमें व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन, और ग्रीस में है दैट इज़ परफेक्ट, कमाल कर दिया आपने। तो हमारे कल्चर में तो ऐसा नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ कल्चर्स की बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है। वो हमें कह रहा हो कि जी दैट इज़ जस्ट परफेक्ट, तो हम समझ रहे हो कि वो हमें कह रहा है स्पून ज़रा करो। तो ये चीज़ों से भी मसले मसाइल आ सकते हैं। जैसे ये बड़ा पॉपुलर साइन है, हमें पता ही है, जब हम ज़ीरो बनाते हैं इस तरह अंगूठे से, इसका मतलब होता है जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी, वंडरफुल। सो जापान में इसका मतलब है कि हाउ मच मनी यू हैव अर्न, तो कोई लिंक ही नहीं है। और ब्राज़ील में ये इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं, जब हम इसको कहते हैं इसका मतलब है हम इंसल्ट कर रहे हैं। सो इसी तरह से जितनी भी बॉडी लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे बॉडी लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट है, और जो मतलब मुख्तलिफ मुल्कों से या इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों से आते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस आ जाता है। तो उन चीज़ों को भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो नहीं। फिर सोशो इकनॉमिक बैरियर्स हैं, यानी क्लास का डिफरेंस है, और अपर और मिडिल क्लास में पता है कि जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो एक ख़ास तरीके से प्रोसेस हो रही होती है। हम जिन चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं समटाइम वो ना लोअर क्लास वाले दे रहे होते हैं ना अपर वाले दे रहे होते हैं।
यानी अगर हम मिडिल क्लास से हैं। तो इसी तरह से किसी अगर इलाके की अर्बनाइजेशन या जीडीपी रेट बहुत ज़्यादा है ग्रोथ, तो उनका सोचने का स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और जो पॉवर्टी स्ट्राइकन एरियाज़ हैं वो बिल्कुल उलट हैं। जितने भी ये सोशल एक्सपेरिमेंट समझ लें या ये एनजीओज़ काम कर रही होती हैं पॉवर्टी स्ट्राइकन एरियाज़ में, तो कम्युनिकेशन में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। जब उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, चीज़ों को सही समझा ही नहीं जा रहा होता है कि क्या चीज़ें हैं। फिर लैंग्वेज की अपने बैरियर्स भी हैं जो हैं, जैसे स्लैंग वर्ड्स जो हैं वो किसी भी वोकैबुलरी के अंदर होते हैं। जैसे एक वर्ड है विकेड, सो विकेड का आम तौर पे मतलब हमें पता है कि जिसका मतलब है बड़ा बुरा है, कोई ईवल है। लेकिन चले मैं एक आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ अपना। तो फर्स्ट ईयर में, यानी पुरानी बात है, तो एक पहले ओवर में कुछ 2-3 मैंने आउट कर दिए, क्रिकेट की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो जनाब बड़े खुश हुए और वो गोरा आया, उसने कहा विकेट। तो मैंने कहा यार विकेट का मतलब तो बड़ा ईवल है और बुरा है, तो इसने मुझे ये क्यों कहा, बट उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बड़ी इंथुजियास्टिक थी। तो वर्ड्स जो भी हों, मैंने ये प्रोसेस यही किया कि इसका मतलब कुछ और है, जो ये कह रहा है वो नहीं है कम अज़ कम। तो मैंने आगे देखा तो इसका मतलब था परफेक्ट, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ ग्रेट। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब विकेट आमतौर पे हम कहते हैं कि जी वीवल, लेकिन जब एक ख़ास स्लैंग में हम बात कर रहे हैं तो विकेट का मतलब है कमाल हो गया जी, ये तो ज़बरदस्त। इसी तरह हमारे जो है वो स्लैंग यूज़ होते हैं। जैसे एक पंजाबी का भी वर्ड आ रहा है, पंजाबी में तो खैर बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ढक्कन, ये है ही ढक्कन। सो ढक्कन हमें पता है कि किसको कहते हैं। सो अगर बंदा हो जिसको हम ढक्कन कह रहे हैं तो उसका भी मतलब सबको पता है। तो ये स्लैंग इस तरह से जो है वो किसी और कल्चर में उसका उस तरह से मतलब नहीं लिया जाता, क्योंकि पता ही नहीं है। तो हम कहते रहे कि ये है ढक्कन, तो इसका मतलब हमें पता है कि क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर जार्गन जो है ऑन दी अदर हैंड, जार्गन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात कर रहे होते हैं। तो जार्गन यही है कि स्पेशलिस्ट लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे लैंग्वेज है, और साइंटिस्ट जो है वो अपनी कर रहा होता है। एक जो रिलीजियस बंदा है वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो दो मैंने एग्जांपल्स रखी हैं बड़ी, जो वायरल भी गए हैं मैसेजेस, वो आप हो सकता है ये देखे भी हों, बल्कि लाजमी देखे होंगे। सो एक एग्जांपल है जी, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ सिरेमिक्स, एल्यूमिनियम एंड स्टील अंडर अ कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा इसमें वोकैबुलरी यूज़ हुई है, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लेकिन एट दी एंड इसका मतलब ये है कि अपने बॉस के कहने पे मैं बर्तन धो रहा हूँ। तो ये आम लैंग्वेज में तो बिल्कुल सादा होगा। इसी तरह से एक चीज़ है जी, सिंगल हैंडेडली मैनेज द सक्सेसफुल अपग्रेड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू इन्वायरमेंट इल्यूमिनेशन सिस्टम विद ज़ीरो कॉस्ट ओवररन एंड ज़ीरो सेफ्टी इंसिडेंट्स। इतनी बड़ी बात लगता है पता नहीं क्या से क्या हो गया, और एट दी एंड जब इसका मतलब देखा तो इसका मतलब था मैंने बल्ब चेंज कर दिया घर का। सो बल्ब चेंज करने को देखें, सिंगल हैंडेडली मैनेज द सक्सेसफुल अपग्रेड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू इन्वायरमेंट इल्यूमिनेशन सिस्टम विद जीरो कॉस्ट ओवररन्स एंड जीरो सेफ्टी इंसिडेंट। बहुत बड़ा काम हो गया, ज़बरदस्त कोई काम हुआ, और एट दी एंड बस मैं ऐसे ऊपर चढ़ा और बल्ब मैंने चेंज किया है। तो ये जार्गन जो है ये यूज़ होते हैं और ये मिस समटाइम्स इंटरप्रेट हो जाते हैं, समझ नहीं आते। जितने भी वो कहते हैं, जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ज़्यादा जो अमवात हैं वो इसी वजह से भी हुई हैं कि जब जो डॉक्टर था जब उसने कम्युनिकेट किया अपने मरीज़ को वो ऐसा करे या ऐसा करे, उसको समझ नहीं आई क्या करे, क्योंकि वो जार्गन यूज़ कर रहा था, अपनी स्पेशल लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, तो पता ही नहीं चला, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आती नहीं। तो ये भी बड़े ध्यान से हमें, जब हम जार्गन यूज़ कर रहे हैं, अपनी ख़ास लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से हमें यूज़ करनी चाहिए। फिर लैंग्वेज में अपने जो होमोनिम्स या होमोग्राफ्स या होमोफोन्स जिसको हम कहते हैं वो अपने हैं, जैसे सेम स्पेलिंग्स हैं लेकिन मतलब डिफरेंट है। जैसे डेजर्ट है, इसका मतलब हमें पता है कि छोड़ के जाना भी, और यानी डेजर्ट से मुराद रेगिस्तान। इसी तरह से कई मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन
डिफरेंट होती है, मतलब सेम होते हैं, कहीं में स्पेलिंग जो है वो सेम होते हैं और डिफरेंट मतलब होते हैं, और कईयों में चीज़ें सारी सेम होती हैं, लेकिन एट दी एंड, जैसे मैं अगर कहूँ कि जी पॉलिश का क्या मतलब है, सो पॉलिश हमें पता है कि पॉलिश का मतलब पॉलिश लैंग्वेज भी है, पॉलिश बंदा भी है, और पॉलिश का मतलब जो हम जूतों को पॉलिश करते हैं। तो ये चीज़ें भी समटाइम्स कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, तो इनका भी ख्याल हमें रखना चाहिए जब हम कम्युनिकेट करें। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अपने बैरियर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपने उसके बैरियर्स है, कितनी लंबी चौड़ी है अगर ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अगर ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर कभी भी सीधी बात जो है वो नहीं होती। एक सेक्शन को के पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जो लेबर क्लास है उसके पास कुछ होगी, जो ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं उनके पास कुछ होगी, फिर आगे ऊपर जो उनके बॉसेस हैं उनको कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक चीज़ जो है वो बड़ी ख़ास ख्याल रखी जाती है कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेशन कम होती जाती है। और समटाइम्स अगर कम्युनिकेट करना है या कोई पॉलिसी मैंने पूछनी है, तो मैं किससे पूछूं जाके? मैंने बॉस से पूछना है, मैंने कोई ऑनलाइन देखनी है, किस बंदे को मैंने कांटेक्ट करना है? तो अगर तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की पॉलिसी है, तो फिर तो पक्की उधर ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो बैरियर्स आएंगे और चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से नहीं चलेंगी। अगर कोई कंफ्यूजन आ गई है तो वो क्लियरली डिफाइंड हो वो किसके ज़िम्मे है। फिर समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स चल रही होती है। मैं फॉर एग्जांपल बॉस के बड़ा करीब हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो दूसरा ग्रुप है उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी पहुँचे ही ना, तो वो जनाब उसको मैं या डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन दूँ, या मैं मिस इंफॉर्मेशन दूँ, या समटाइम्स डिस इंफॉर्मेशन दूँ कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे, या आधी इंफॉर्मेशन। सो राइवलरी जो है उससे भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। या एट दी एंड अगर बॉस बहुत ही अथॉरिटेरियन है, तो एज एम्प्लॉय मैं बात करूँ वो बात ही नहीं सुन रहा मेरी, तो फिर क्या कम्युनिकेशन हो सकती है? कोई कम्युनिकेशन नहीं है मेरी उसके, कुछ नहीं हो सकता। सो अगर हम बॉसेस हैं तो हमें थोड़ा सा रीथिंक भी करना चाहिए कि हम अगले की बात को सुने तो सही, ठीक है हम बताएं उसको ये करना है, लेकिन अगले की बात को सुने, पूरी तरह सुने, और फिर हम उसका जो भी डिसीजन तो हमारे पास है, लेकिन अगले बंदे को ये ना फील हो कि मेरी बात भी नहीं सुनेगी, उसका बेसिक राइट है। अब हम चलते हैं जी कम्युनिकेशन, जितने भी ये बैरियर्स हैं इनको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। सो ओवरकम इनको किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, वो जो समझ लें कि एक दीवार है, वो किस तरह से हम उस पर चढ़ के जा सकते हैं, उसकी क्या प्रेपरेशन है। तो हम वही क्लासरूम जो उससे स्टार्ट करेंगे कि जो लेक्चर के अंदर हम जा रहे होते हैं तो वो मिसकम्युनिकेट ना हो, तो उसकी कुछ चेक लिस्ट हमने इधर डिस्कस की है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम ख़ास अगर ख्याल रखें तो हम ये जो कम्युनिकेशन के जो लेक्चर रूम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एस्पेक्ट है वो है हमारा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। सो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन में कई चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं कितना लाउड बोल रहा हूँ, मेरी पेस क्या है, डू आई स्पीक क्लियरली, कितना क्लियर मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रही है बच्चों को या नहीं, और मेरे एक्सप्रेशंस जो हैं, जेस्चर्स जो हैं वो कैसे हैं, यानी मेरी खुद से प्रेजेंटेशन, सेल्फ की प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी है। बच्चों से हमने पूछा, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि जी हम इस टीचर को बड़ा लो ग्रेड देते हैं जी, वजह क्या है जी, ये इंग्लिश में बात करता, हालांकि रिकमेंडेड तो इंग्लिश में ही है, लेकिन वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती। सो समझ किस तरह से आए, जब बोलेगा तो यानी अपनी लैंग्वेज जो वो थी उसमें समझ आएगी। तो वो कहते हैं जी हमें तो चाहिए कि उर्दू में बात करें, इंग्लिश में हमें समझ ही नहीं आती। सो जब समझ ही नहीं आई तो फिर तो वो सारे का सारा मसला ही यानी ख़राब हो जाएगी, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन ही गई। सो वर्ड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बच्चों को, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ख़ास तौर पे क्या वो समझ आ रही है, फाइनल ईयर में जाके पता चल जाती हैं चीज़ें।
फिर मैं कितना तेज़ी से मटेरियल बता रहा हूँ कि बच्चे उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं कि 100 स्लाइड्स हैं मेरे पास, 100 स्लाइड्स हैं, बस अन्नेवाह जिसको हम कहते हैं जी, चल रहा है काम, आगे की आगे स्लाइड्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं तो बस ठीक है, रह गई हैं। सो बच्चे क्या एब्जॉर्ब भी उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेक्चर जो है वो फिर क्या टू वे है, ऐसे तो नहीं है कि मैं सेज हूँ और मैं जनाब एक सरमन जारी है और मेरी बात ही चल रही है, बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। सो 1-to-1 कम्युनिकेशन में ये इधर तो हमने चले माइक इसलिए ऑफ नहीं किए कि हम चाह रहे हैं कि आप बोले ना, तो सम टाइम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमने माइक जो है वो आपके ऑफ किए हुए। अदरवाइज दिस इज़ बैड। हम भी कभी कभी फील करते हैं आप भी बोले हमसे, लेकिन वो इतना ज़्यादा समटाइम्स नॉइस इतना ज़्यादा हो जाता है, वो जो मकसद होता है वही फौत हो जाता है कि जी टू वे कम्युनिकेशन किस तरह से होनी है। सो फिर रिलेशनशिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं और जो स्टूडेंट है एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो रिस्पेक्ट और लव से मुराद यही है कि मैं सुन रहा हूँ उसकी बात को, वो मेरी बात को सुन रहा है। तो लिसनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंटेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो कंटेंट जो है वो कैसा था, मेरा एम्फसिस मैसेज जो बिगर मैसेज है उसके ऊपर है या मैं डिटेल में चला गया हूँ। बिल्कुल अगर मैं माइक्रो पे चला गया हूँ तो वो भी बड़ा मसला है। देखें एक जो सेमेस्टर सिस्टम है उस पर हम कहते हैं जी 1 क्रेडिट आवर, उसकी 3 घंटे की प्रेपरेशन है। एक तो चले घंटा वो क्लास में सर्व कर लेता है, बाकी 2 घंटे जो घर में काम करता है। तो उसमें जो हमने क्लास में मोटा मोटा मैसेज दिया है, अब वो खुद से सर्च करे। अननेसेसरी जो डिटेल्स मैंने छोड़ दी थी वो बच्चा खुद से करे ना इस चीज़ को। फिर उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस में है, तो मेरा लेक्चर का स्टाइल कैसा था। तो लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो हम देखते हैं। ये खैर हमें पता है कि ये चीज़ें जो हैं टाइम के साथ साथ और जब बार बार हम करते हैं उसमें चीज़ें ये ठीक होना शुरू हो जाती हैं। फिर प्लेस ऑफ लेक्चर क्या है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है या नहीं है, टेम्परेचर क्या है, वही फिजिकल बैरियर्स जो हैं वो लाइट इनफ है, कोई नॉइस तो नहीं है, टेम्परेचर कितना है। स्टूडेंट समटाइम्स ये प्रॉब्लम आती है, वो नुक्कड़ वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो नुक्कड़ वाले बात ही नहीं कर सक रहे होते, या मैं उसको नहीं देख रहा होता, वो मुझे नहीं देख रहे होते, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें चाहिए कि ना हम जाके वो एंड पे खड़े हो जाएं और ना ही बच्चे जो हैं वो इतनी दूर हो। तो वो बड़ा ख़ास ख्याल इसका हमें रखना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमें अगर चेंज करनी पड़े तो हम कर लें। फिर टीचिंग एड हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यानी हम अगर प्रेजेंटेशन है तो वो कितनी अच्छी बनी हुई है, कितने हमने कलर्स उसमें यूज़ किए हैं, इजी टू रीड है। समटाइम्स हमने बड़े छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी उनके फॉन्ट छोटा हो, बच्चों को समझ ही नहीं आ रही पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कई बच्चे वैसे ही मेरी तरह उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो स्लाइड्स जो हैं वो कितनी अच्छी से बनी हुई हैं, और एड में क्या यूज़ कर रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं आ रही तो मुझे चाहिए स्पीकर जो है वो यूज़ करें। तो ये ओवरऑल 4 एंगल से हम अपने जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है क्लास के अंदर उसको हम काम कर सकते हैं। और ये बड़ी एक आजमूदा चेकलिस्ट है, हम भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप भी अननोइंगली बिल्कुल करते होंगे। इसको चाहिए कि इसको ज़रा एम्फसिस दे कि हम ये करें। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो है वो 6 C's और 7 C's हम लिटरेचर के अंदर, तो वो 6 C's क्या है, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि जी बच्चों कल मुझे आपने मिलना है या मुझे आपने मिलना है, तो ये तो बड़ा ही एम्बिगुअस एक फ़िक्रा मैंने बोल दिया है। वो कब मिलना है, कहाँ मिलना है, मैंने बताया ही नहीं है। इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है और वो क्लियर भी नहीं है। तो मैं अगर ये कहूँ बच्चों आपने मुझे सुबह कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में जाएगी। हमें चाहिए कि हम कर बिल्कुल कंसाइज क्लैरिटी के साथ और बोलें कि जी आपने मुझे मेरे ऑफिस में 8 बजे मिलना है, 8 AM पे मिलना है।
तो फिर कंप्लीट और क्लियर हमें पता चलेगा। इसी तरह से अगर ग्रामेटिकल एरर हैं, अगर हम कोई ईमेल हमने लिखी है ग्रामेटिकल एरर है, तो हमें पता है कि काम बड़ा जो है वो पढ़ के ही हमने कह देना कि पता नहीं यार ये बंदा कौन है, इतनी फॉर्मल चल रही है और इसको अभी ABC का नहीं पता। फिर कंसाइज होनी चाहिए, लंबी लंबी बात की बजाय बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन हो जाए। फिर कंसिडरेशन होनी चाहिए, एम्पथेटिक होनी चाहिए, जैसे मैं अगले की बात को सुनूं जी, उसके शूज़ में ज़रा पाँव डाल के देखूं तो मुझे पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स है। फिर कर्टसी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस और इंथुजियाज्म जो है एक लिसनिंग में, एक स्पीकिंग में, वो बड़ा ही ज़रूरी है। तब जाके ये चीज़ें जो हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीट होंगी। जिस तरह एक एग्जांपल रिलीजियस मेरे ज़हन में आ रही है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया फ़िरऔन की तरफ, तो अल्लाह पाक ने कहा कि ज़रा पोलाइटली उससे बात करना ताकि वो बात को सुने, और सुनेगा तो फिर समझेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि हम जब भी किसी से भी बात करें, चाहे वो कौन है, तो अगर हम पोलाइटली करें तो अगला बंदा जो है वो गुस्से के बगैर करें तो अगला बंदा बिल्कुल बात तो हमारी सुनेगा। तो रिसीवर और सेंडर का जो रिलेशनशिप है, सेंडर जो है वो अगर लैक ऑफ प्लानिंग है, पता ही नहीं है बोलना क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें मेरे ज़हन में हैं कि जनाब मैंने किस तरह से लैंग्वेज के वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैंने ऑब्जेक्टिव थे बोलने के दौरान अचीव होने हैं, बाद में अचीव होने हैं, कुछ मैं जो बोल रहा हूँ वो उसका मतलब कुछ और तो नहीं लिया जा रहा, और कोई समटाइम्स रॉन्ग चॉइस तो नहीं है चैनल की, मैंने भेजना ईमेल था बड़े ही, या लेटर मैंने लिख के भेजना था, मैंने सेंड SMS कर दिया। तो ये बड़ी चीज़ें काउंट होती हैं कि कम्युनिकेशन क्यों कर हो रही है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो अभी अचीव होने हैं, बाद में अचीव होने हैं, क्या मैंने वर्ड यूज़ करने हैं। इस तरह से रिसीविंग एंड पे अगर हम हैं तो क्या हम पुअर लिस्नर तो नहीं है, सबसे पहले अटेंशन हमारी कहीं और तो नहीं है, और हम तो ट्रस्ट ही नहीं करते अगर बंदे पे, और प्री मैच्योर एवेल्यूएशन यानी अंदर ही जवाब जो है वो तलाश करना शुरू कर देते हैं, और हमारी ये ख़ास तौर पे कोई ना कोई बायसनेस भी है, और हमें जो उस कल्चर के अंदर उस लैंग्वेज के जो बैरियर्स हैं, अपने सेमेंटिक बैरियर्स हैं वो हैं, तो या एटीट्यूडनल क्लैश है, इसने जो भी बात करनी है वो उल्टी करनी है, हम ये समझते हैं। तो फिर क्या वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान वो रैपो जनरेट नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती, और फिर मसाइल ही आएंगे। अगर ये चीज़ें हम ओवरकम कर लेते हैं सारी की सारी, तो फिर इनफेक्टिव जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह जो अभी हमने बैरियर जो डिस्कस किए हैं वो इन नटशेल हम उसको रिवाइज करके तो बता देते हैं कि जो क्रॉस कल्चरल बैरियर्स हैं वो अगर हम ट्रेडिशंस और कस्टम समझें तो ये चीज़ें रिमूव हो सकती हैं। वैल्यूज़ अगले बंदे की कुछ और है, हमारी कुछ और है, उसको समझें, और सारी साइड्स को समझते हुए हम क्रॉस कल्चर जो बैरियर्स हैं वो कम कर सकते हैं। इसी तरह से फिजियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो हम मोटिवेशन और सिंपैथी से कर सकते हैं कि अगले की बंदे की बात सुनना, उसको हेल्प करना ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। बैरियर्स जो हैं वो समटाइम्स आ जाते हैं कि जी हमने बोलना क्या, तो इसकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, और प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, और इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेके चलें कि मैंने किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को। सो इमोशनल कंट्रोल चीज़ों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फिर फिज़िकल बैरियर्स जो हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, विजिबिलिटी को इम्प्रूव करके, इन्वायरमेंट कंफर्ट जो है उसको इम्प्रूव करके, थर्मल कंफर्ट को इम्प्रूव करके, नॉइज़ कम करके किसी तरह से, और प्रॉपर अच्छा जो हमारा मीडिया है उसको सिलेक्ट करके, यानी स्पीकर यूज़ करने हैं नहीं करने, किस जगह पर मैं खड़ा हूँ। फिर लैंग्वेज को जो अपने बैरियर्स हैं उनको यानी हम समझें कि लैंग्वेज जब हम यूज़ कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। अगर हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे तो अगले बंदे को समझ ही नहीं आनी। फिर फीडबैक हम दें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, जनाब ये चीज़ें रह गई और किस तरह से हो सकती हैं।
फिर वही ऑर्गेनाइजेशन अगर सिंपल स्ट्रक्चर हम बना दें और हमें पता हो कि किस तरह से हमने बात करनी है और किस बंदे से बात करनी है। असली हमने देखा है अभी भी SOPs बने नहीं होते। जब भी हम जाते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, इधर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं जब भी जाता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में, मुझे पता ही नहीं होता व्हाट नेक्स्ट, कि आगे क्या करना है, मैंने किधर से स्टार्ट होना है, किस बंदे को जाके बात करनी है जिसने मेरा मसला हल करना है। तो 1-2 दिन तो इसीलिए लग जाते हैं जी, चक्कर लगा लगा के ऑफिस में मैं गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है किस बंदे से बात करनी है। तो जब बात करनी है तो समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इतनी कम्प्लेक्स होती है, उधर भी क्लैरिटी नहीं होती कि अब किससे बात होगी, इस प्रोसेस के बाद क्या होगा। वो खिड़की ए पे भेज देता है, बी पे, सी पे, डी पे, पता ही नहीं चलता, उनको भी नहीं पता होता। अभी हम देख लें यूनिवर्सिटियों में भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि जनाब कोई हमें पता ही नहीं है SOPs जो हैं वो असली क्या है। कोई हमने फंडिंग अगर ले रही है तो किस तरह से उसको हमने यूज़ करना है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आते हैं। तो आई थिंक इनफ सेड, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।